Hi guys, welcome to Anushala by Anushri. This is the second video regarding the topic President in our playlist Power Polity. पिछले वीडियो में हमने प्रेसिडेंट के बारे में कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन देखी, कुछ फैक्ट्स देखे, इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स, क्वालिफिकेशंस, इलेक्शन कैसे होता है, इलेक्टोरल कॉलेज क्या है, कौन पार्टिसिपेट करेगा, कौन पार्टिसिपेट नहीं करेगा, ये सारा का सारा हम पिछले लेक्चर में देख चुके हैं। अब हम एक स्टेप आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इस वीडियो में हम प्रेसिडेंट के कुछ और डिटेल्स को देखेंगे। ओथ कौन दिलाता है, कितने समय के लिए प्रेसिडेंट हो सकते हैं, कितनी बार इलेक्ट हो सकते हैं। ठीक है, फिर कुछ उनके पावर्स जो अलग अलग सब हेडिंग्स के अंदर हम पढ़ेंगे, वो सारी चीज़ें हम इस लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर आपने पहला लेक्चर नहीं देखा है, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि पहले उसको देखें फिर उसको देखें, कभी भी कैसे भी देख सकते हैं आप। बट अगर पूरी डिटेल इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो इस प्लेलिस्ट की वीडियोस को स्किप ना करें। और अगर आपने अब तक अनुशाला को सब्सक्राइब नहीं किया है देन प्लीज डू सब्सक्राइब फॉर सच इंटरेस्टिंग वीडियोस। लेक्चर शुरू करने से पहले लेट मी शेयर द स्क्रीन फर्स्ट। आई होप द स्क्रीन इज विजिबल। फाइन, तो शुरू करते हैं ओथ से। ओथ का मतलब होता है शपथ। कोई भी अथॉरिटी, कोई भी व्यक्ति जब गवर्नमेंट की किसी पोजीशन पर आता है तो उसको लेनी पड़ती है ओथ, यानी शपथ लेनी पड़ती है। उसके बाद ही वो अपना जो कार्यभार है उसको संभाल सकता है, अपनी पोजीशन को हैंडल कर सकता है। ठीक है, तो आर्टिकल 60 के अंदर मेंशन है कि सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, ठीक है, मतलब जो सबसे बड़े जज होते हैं उनको हम कहते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, वो दिलाते हैं प्रेसिडेंट को शपथ। कोई भी व्यक्ति जो प्रेसिडेंट इलेक्ट होके आ चुका है वो अपना काम तभी चालू करेगा जब वो ओथ ले लेगा, और ओथ कौन दिलाएगा? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ठीक है, ओथ में बोलते क्या है प्रेसिडेंट? टू प्रिजर्व, प्रोटेक्ट एंड डिफेंड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड लॉ। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन और लॉ को प्रोटेक्ट करने का, प्रिजर्व करने का और उनको डिफेंड करने का जो जिम्मेदारी है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो कौन ले रहा है? प्रेसिडेंट। ठीक है, देन टर्म कितना होगा? 5 साल। एक बार में जो प्रेसिडेंट इलेक्ट होते हैं वो 5 सालों तक अपनी पोजीशन पर रहेंगे। उसके बाद कोई दूसरा व्यक्ति आएगा, उसको हम इलेक्शन कराएंगे। ठीक है, मतलब 5 साल तक का जो टेन्योर है, इन इंडिया में इन जनरल ज़्यादातर 5 साल ही टेन्योर है। अलग अलग नेशंस में ये अलग हो सकता है, राइट। देन अगर प्रेसिडेंट रिजाइन करना चाहते हैं, ठीक है, तो वो किसको रिटर्न में रेजिग्नेशन देंगे? अपना, किसी को तो रेजिग्नेशन देना पड़ेगा ना। ऐसा तो नहीं हो सकता कि आज मन हुआ कि नहीं आज से प्रेसिडेंट नहीं रहना तो छोड़ दिए, नहीं जा रहे, ऐसा नहीं कर सकते। ठीक है, तो रिजाइन किसको करते हैं? वाइस प्रेसिडेंट को लिखते हैं एक रेजिग्नेशन लेटर कि भाई आज से मैं प्रेसिडेंट नहीं रहना चाहता, ये मेरा रेजिग्नेशन लेटर है, राइट। और अगर वाइस प्रेसिडेंट रिजाइन करना चाहते हैं तो वो प्रेसिडेंट को देंगे, ये वाइस वर्सा है। ठीक है, तो प्रेसिडेंट अगर रिजाइन करना चाहता है तो वाइस प्रेसिडेंट को लेटर लिखेगा, और वाइस प्रेसिडेंट रिजाइन करना चाहता है तो अपना रेजिग्नेशन प्रेसिडेंट को देगा। डन। अच्छा, ये जो टेन्योर वाली या टर्म वाली जो बात है 5 साल, इसको अगर आप कंपेयर करते हो, इसको कंपेयर मत करो। अगर आप ऐसा देखते हो कि कितनी बार प्रेसिडेंट कोई भी व्यक्ति बन सकता है, तो इंडिया में उसकी कोई लिमिटेशन नहीं है। लेकिन अगर आप यूएसए से कंपेयर करते हैं तो वहाँ पर लिमिटेशन है 2 टर्म्स की। कोई भी एक व्यक्ति प्रेसिडेंट सिर्फ 2 टर्म्स, कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स के लिए बन सकता है, उससे ज़्यादा नहीं बनेगा। देन बात करते हैं इम्पीचमेंट की। हमने पिछले लेक्चर में भी देखा था, अंडर आर्टिकल 61 इम्पीचमेंट हो सकता है, लेकिन उसका रीज़न जो बेस है वो सिर्फ एक होता है, वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, अब ये वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बस इतना ही लिखा है कॉन्स्टिट्यूशन में, इसके अंदर मेंशन नहीं किया गया है कि वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर क्या क्या चीज़ें आती है। मतलब प्रेसिडेंट ऐसी कौन सी हरकत करेंगे या ऐसा कौन सा एक्शन लेंगे जिसको वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाएगा, राइट। मतलब इसमें कंटेम्पलेशन के चांसेस हैं। ठीक है, इसमें बहुत सारी चीज़ों के आने के चांसेस हैं, और एक तरीके से ये लूप होल भी क्रिएट कर सकता है क्योंकि कुछ लिखा ही नहीं है, वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन लिखा ही नहीं है, राइट। कौन शुरू करेगा इम्पीचमेंट? पार्लियामेंट। ठीक है, कोई भी दूसरी अथॉरिटी नहीं, कोर्ट नहीं करेगा, पार्लियामेंट करेगा। ठीक है, और पार्लियामेंट का कोई भी हाउस जो है वो इम्पीचमेंट की प्रोसेस को चालू कर सकता है। ठीक है, मतलब वो अपने किसी भी हाउस में एक प्रस्ताव रख सकते हैं कि हमें ऐसा लगता है कि प्रेसिडेंट ने वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन किया है, तो अब इनकी इम्पीचमेंट की प्रोसेस चालू करते हैं। लेकिन अगर इम्पीचमेंट का जो प्रोसेस है वो दोनों हाउसेस में बराबर तरीके से पास नहीं हुआ तो इम्पीचमेंट की प्रोसेस रुक जाएगी। ठीक है, और आज तक हमारे देश में किसी भी प्रेसिडेंट को इम्पीच नहीं किया गया है। डन। प्रपोजल कितने लोगों को साइन करना पड़ेगा? 1/4 मेंबर ऑफ दैट पर्टिकुलर हाउस जहां पर ये प्रपोजल रखा जा रहा है। ठीक है, मतलब मान लो कि अगर मैं लोकसभा की मेंबर हूँ, ठीक है, और मुझे ऐसा लगता है कि प्रेसिडेंट ने वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन किया है, तो इनके खिलाफ
इम्पीचमेंट का जो प्रपोजल है वो जाना चाहिए। तो मुझे उस हाउस के, लोकसभा के टोटल मेंबर्स में से 1/4 मेंबर से वो प्रपोजल पहले साइन कराना पड़ेगा। मतलब मेरे अलावा भी 1/4 मेंबर ऑफ द हाउस अग्री करने चाहिए कि हाँ, प्रेसिडेंट के खिलाफ हम इम्पीचमेंट का मोशन लाना चाहते हैं। ठीक है, ऐसा क्यों, ये 1/4 मेंबर्स से साइन कराना ज़रूरी क्यों है? ताकि ऐसा ना हो कि किसी भी बात पे हम प्रेसिडेंट के खिलाफ इम्पीचमेंट लेकर आ जाएं। ठीक है, सीरियस होने चाहिए लोग, है ना, मुद्दा सीरियस होना चाहिए, ऐसे कुछ तो भी ना करे। ताकि देन इम्पीचमेंट की प्रोसेस चालू करने से पहले 14 डेज पहले प्रेसिडेंट को एक नोटिस दिया जाता है कि आपके खिलाफ इम्पीचमेंट की प्रोसेस जो है वो आने वाली है, अब आप तैयारी कर लें। ठीक है, देन मेजॉरिटी, मतलब इम्पीचमेंट का बिल आ तो गया, इम्पीचमेंट का मोशन आ तो गया, लेकिन पास कैसे होगा, उसमें जो मेजॉरिटी लगेगी वो अलग हुई। ऐसा नहीं है 50% मेंबर नहीं, उसकी मेजॉरिटी अलग है। देखते हैं, नॉट लेस देन 2/3 ऑफ द टोटल मेंबर ऑफ द हाउस। नॉट लेस देन 2/3 मतलब अगर टोटल मतलब जो भी हाउस है हमारा, उसकी टोटल मेंबरशिप के अगर हम 3 हिस्से कर देते हैं तो उसमें से जो 2 हिस्से हैं वो पूरे के पूरे राजी होने चाहिए कि हाँ, प्रेसिडेंट को इम्पीच करना है। ठीक है, और ये जो टोटल मेंबरशिप है इसमें नॉमिनेटेड मेंबर को भी गिनेंगे, है ना। अब यहाँ से आपको एक फैक्ट समझ में आता है कि प्रेसिडेंट का जब इलेक्शन होता है तो उसके इलेक्टोरल कॉलेज में नॉमिनेटेड मेंबर्स नहीं होते। ठीक है, ना तो वो पार्लियामेंट के हाउसेस के होंगे और ना ही वो लेजिस्लेटिव असेंबली के हाउसेस के होंगे, लेकिन नॉमिनेटेड मेंबर्स प्रेसिडेंट के इम्पीचमेंट में पार्टिसिपेट करते हैं, पर सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट के हाउसेस के, यानी लोकसभा के भी और राज्यसभा के भी। स्टेट असेंबलीज का, लेजिस्लेटिव असेंबलीज का इम्पीचमेंट में कोई भी से नहीं है। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। अगर आप ऐसे ही जनरल नॉलेज के लिए इस वीडियो को देख रहे हैं तो चलेगा, अगर आप इतना ध्यान नहीं रखते हैं तो ठीक है, लेकिन अगर आप एग्जाम दे रहे हैं, अगर आप वाकई पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट हैं, तो ये जो छोटे छोटे से डिटेल्स हैं इन्हीं से उठा के आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। चाहे आप एमसीक्यू देख लें या किसी भी लेवल पर आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो इन्हीं के आसपास ये जो छोटे डिटेल्स होते हैं जिनको हम स्किप कर जाते हैं, इनसे ही आपके लिए क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो ध्यान रखेंगे कि प्रेसिडेंट के इलेक्शन में नॉमिनेटेड मेंबर्स पार्टिसिपेट नहीं करते, लेकिन इम्पीचमेंट में करते हैं, बट सिर्फ और सिर्फ लोकसभा और राज्यसभा के, लेजिस्लेटिव असेंबलीज के नहीं। चलो अब बात करते हैं, हमने देख लिया कि ठीक है, प्रेसिडेंट ने मान लो रिजाइन कर दिया। ठीक है, अब प्रेसिडेंट की जो सीट है वो खाली कब कब हो सकती है? या तो प्रेसिडेंट रिजाइन कर दे वाइस प्रेसिडेंट को लेटर लिख के, या तो उनके खिलाफ इम्पीचमेंट आ जाए, हमने देख लिया कैसे आएगा, या तो फिर कुछ ऐसी कंडीशंस जैसे प्रेसिडेंट की डेथ हो गई या उनकी तबीयत खराब है या किसी भी वजह से, किसी पर्सनल रीज़न की वजह से उनकी जो सीट है वो खाली हो जाती है, वेकेंट हो जाती है। तो इस वैकेंसी में कैसे, इस वैकेंसी को भरा कैसे जाएगा? प्रेसिडेंट की जगह अगर वेकेंट हो जाती है तो उनकी जगह पर टेम्पररी बेसिस पर वाइस प्रेसिडेंट जो हैं वो आकर बैठेंगे और प्रेसिडेंट की तरह ही एक्ट करेंगे। ठीक है, अब मान लो अगर वाइस प्रेसिडेंट की जगह भी खाली है और प्रेसिडेंट की जगह भी खाली हो गई, तो फिर कौन जाएगा प्रेसिडेंट के लिए एक्ट करने? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ठीक है, मतलब वाइस प्रेसिडेंट की जगह फिर कौन जाएगा? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। और अगर मान लो बाय चांस चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की जगह भी खाली है तो कौन जाएगा? सीनियर मोस्ट जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, अब सुप्रीम कोर्ट में तो इतने सारे जजेस हैं, ठीक है, 33+1 34 जजेस हैं टोटल। तो ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि सुप्रीम कोर्ट में एट अ टाइम कोई भी सीनियर मोस्ट जज ना हो। ठीक है, तो प्रेसिडेंट की जगह अगर खाली हो गई तो वाइस प्रेसिडेंट जाएंगे, बाय चांस वाइस प्रेसिडेंट की भी जगह खाली है तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जाएंगे, और बाय मिस्टेक किसी भी वजह से कोई ऐसी बहुत ही अननेचुरल कंडीशन बन जाती है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की जगह भी खाली है, तो वहां पर कौन जाके बैठेगा? फिर सीनियर मोस्ट जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। आप देख सकते हैं कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इसकी बैटरी चली गई। ठीक है, आप देख सकते हैं कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कितनी सारी पॉसिबिलिटीज रखी गई हैं। ठीक है, आप खुद ही सोचोगे तो आपको देखने में ऐसा लगेगा यार ऐसा थोड़ी ना हो सकता है कि इतनी सारी चार इतनी इंपॉर्टेंट पोजीशंस खाली रह जाएं। मान सकते हैं वाइस प्रेसिडेंट की पोजीशन थोड़े समय के लिए खाली है, वो भी नहीं होती क्योंकि वाइस प्रेसिडेंट जो है वो एक्स ऑफिशियल चेयरमैन होते हैं राज्यसभा के। मतलब जो भी व्यक्ति वाइस प्रेसिडेंट बनता है वही क्या बनता है? राज्यसभा का चेयरपर्सन बनता है। वो भी जगह खाली नहीं हो सकती, इंपॉर्टेंट प्लेस है। तो एट अ टाइम 4 इतनी इंपॉर्टेंट पोजीशंस खाली नहीं हो सकती, लेकिन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने इतनी सारी पॉसिबिलिटीज लिख कर रखी हैं। ठीक है, ताकि कभी भी ऐसा ना हो कि कोई लूप होल क्रिएट करने का मौका मिल जाए। देन ये तो टेम्पररी बेसिस पर है,
ठीक है। लेकिन अगर जगह खाली हो जाती है और इनमें से कोई संभालता भी है तो भी कंपलसरी है कि अगले 6 महीने के अंदर प्रेसिडेंट की पोजीशन के लिए इलेक्शन कराया जाएगा। और कैसे कराया जाएगा? अगेन उनका इलेक्टोरल कॉलेज बनाया जाएगा और उसके थ्रू इनडायरेक्ट इलेक्शन ये कराएंगे। और फिर ओथ कौन दिलाएगा? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, राइट। ये पूरा का पूरा जो सर्कल है हमने प्रेसिडेंट के बारे में कंप्लीट कर लिया है रिगार्डिंग द जनरल फैक्ट्स, ठीक है। अब इसके बाद हमारे पास बचते हैं कुछ पावर्स। एक्चुअली पावर्स मेन है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है। इसलिए हमने क्या किया है, एक फ्लो चार्ट जैसा बनाकर रखा है जिसमें आपको सारी अलग अलग सब हेडिंग्स दी गई हैं कि कौन से प्रकार के पावर्स प्रेसिडेंट के पास है। इनके अंदर भी बहुत सारे डिटेल्स हैं जो हम अलग अलग वीडियोस में कवर करेंगे, ठीक है, ताकि हम हर एक पावर पर अच्छे से फोकस कर पाएं। सबसे पहले प्रेसिडेंट के पास है कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव पावर, ठीक है। अब एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स क्या होंगी? जो एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड है डायरेक्टली, ठीक। देन लेजिस्लेटिव पावर्स, लेजिस्लेशन का काम क्या है, यानी लॉ मेकिंग का काम किसका है? पार्लियामेंट का है, लेजिस्लेटिव असेंबलीज का है, ठीक है। लेकिन प्रेसिडेंट के पास भी कुछ लेजिस्लेटिव पावर्स हैं, जैसे कि हमने देखा ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर, ठीक है। अंडर आर्टिकल 123 कुछ सर्टेन कंडीशंस ऐसी बनती है जिनको हम आगे डिस्कस करेंगे कि प्रेसिडेंट लॉ बनाते हैं। अब प्रेसिडेंट लॉ बना रहे हैं तो ये उनकी लेजिस्लेटिव पावर है, ठीक है। देन कम्स जुडिशियल पावर्स। जुडिशियल पावर क्या होती है? जुडिशरी अलग ऑर्गन है गवर्नमेंट का, जिसमें आपके सुप्रीम कोर्ट्स है, हाई कोर्ट्स हैं, बाकी के कोर्ट्स हैं, तो उनका काम है जस्टिस सर्व करना। लेकिन प्रेसिडेंट के पास भी कुछ ऐसी पावर्स है जिनमें वो जस्टिस सर्व कर सकते हैं, ठीक है, जिसमें पार्डनिंग पावर आ जाती है प्रेसिडेंट के अंडर आर्टिकल 72, जो हमने अपने फर्स्ट लेक्चर में कवर किया था, उसको भी हम डिटेल में देखेंगे। देन कम्स इमरजेंसी पावर। इमरजेंसी क्या होती है? इमरजेंसी एक ऐसी क्या बोलते हैं, आपातकालीन ऐसी स्थिति होती है जब कुछ पूरे नेशन में कुछ गड़बड़ होने लग जाए, ठीक है। उसके भी कारण है, उसके भी रीजंस हैं। जैसे आपको पता होगा इंदिरा गांधी के समय क्या लगी थी? इमरजेंसी लगी थी। तो ये इमरजेंसी लगाने के कुछ पावर्स होते हैं प्रेसिडेंट के पास, ठीक है। किस कंडीशन में लगा सकते हैं, इमरजेंसी लगने पर कौन कौन से राइट्स खत्म हो जाएंगे, कौन से राइट्स बचे रहेंगे, प्रेसिडेंट अपनी मर्जी से लगा सकते हैं या नहीं, क्या उनको प्राइम मिनिस्टर की बात माननी जरूरी है, ये सारा का सारा डिटेल्स किसमें हम पढ़ेंगे अपनी इमरजेंसी पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट के अंदर। देन कम्स फाइनेंशियल पावर्स। फाइनेंशियल पावर्स मतलब प्रेसिडेंट एक सिंगल पोजीशन है, डेफिनेटली ये तो तय है कि हम क्या नहीं कर सकते, एक व्यक्ति के हाथ में पूरे नेशन का फाइनेंस नहीं रख सकते, ठीक है। इसलिए हमारे पास अलग से फाइनेंस मिनिस्ट्री होती है, वो सारा का सारा काम संभालते हैं, बजट बनाते हैं, सब कुछ करते हैं, ठीक है। लेकिन प्रेसिडेंट के पास इन सर्टेन कंडीशंस कुछ ऐसी पावर्स होती हैं जहां पर उनकी मर्जी के बगैर वो काम नहीं किया जा सकता, ठीक है। जैसे कुछ बिल्स होते हैं जिनको प्रेसिडेंट के लिए रिजर्व किया जाएगा, तो प्रेसिडेंट कैसे उन पर एक्ट करेंगे, है ना। बजट से रिगार्डिंग, बजट कौन कब कैसे प्रेजेंट करेगा, बहुत सारी चीज़ें हैं जो फाइनेंस से रिलेटेड है, लेकिन उनको प्रेसिडेंट के लिए रखा गया कि हाँ भाई ये पावर सिर्फ इस व्यक्ति की है, ठीक है। देन कम्स मिलिट्री पावर्स। जैसे हमने देखा था कि प्रेसिडेंट जो होते हैं, ठीक है, वो सुप्रीम कमांडर होते हैं हमारी तीनों फोर्सेस का, डिफेंस फोर्सेस का, ठीक। इसके साथ साथ और भी कुछ पावर्स हैं जो मिलिट्री से, डिफेंस से रिलेटेड हैं, जो हमारे प्रेसिडेंट के हाथ में होती हैं। देन कम्स डिप्लोमेटिक पावर। डिप्लोमेटिक पावर का मतलब क्या होता है? डिप्लोमेसी मतलब कि जब हम इंटरनेशनल लेवल पर बात करते हैं, इंटरनेशनल लेवल पर एक्ट करते हैं, तो वहाँ पर जितने भी मेन डिसीजंस होते हैं जो इंडिया की तरफ से लिए जाएंगे वो असल में प्रेसिडेंट के नाम पर लिए जाते हैं, है ना। कोई भी प्राइम मिनिस्टर कितने ही बड़े हो, उनके नाम पर वहाँ पर एक्ट नहीं किया जाएगा, वहाँ पर किसके नाम पर एक्ट किया जाएगा? प्रेसिडेंट के नाम पर। तो कुछ ऐसे डिप्लोमेटिक पावर्स भी होती हैं जो किसके पास होंगी? प्रेसिडेंट के पास। कुछ लोगों को डिप्लॉय करना, कुछ लोगों को जगह पर रखना, एम्बेसडर्स बनाना, बहुत सारी चीज़ें ऐसे प्रेसिडेंट के हाथ में होती हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट द पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट इन अ प्रिसाइज मैनर, ठीक है। अब अगर आप आगे देख सकते हैं तो सारे पावर्स जो हैं हमने उनको फ्लो चार्ट्स की मदद से, छोटे छोटे नोट्स की मदद से समझाने की यहाँ पर कोशिश की है, जिसके लिए मैं अलग लेक्चर में कवर करूँगी उसको। तो अगर आपको इतने डिटेल्स प्रेसिडेंट के बारे में अच्छे लगे, बेसिक डिटेल्स लेक्चर 1 और लेक्चर 2 दोनों को मिलाकर जो एक कंसाइज मैनर में आपको इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत है, चाहे आप एग्जाम दे रहे हो या नहीं, स्पेसिफिकली अगर आप एग्जाम दे रहे हैं तो आपके लिए बहुत ज़्यादा काम आने वाले हैं इतने सारे डिटेल्स। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया और अगर आपको ये पावर पॉलिटी सीरीज़ अच्छी लग रही है, देन प्लीज़ डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल अनुशाला। और अगर आप कमेंट करके बताएंगे, लोगों के साथ शेयर करेंगे, तो मुझे इंकरेजमेंट मिलेगा ताकि मैं और आगे ऐसी ही इंपॉर्टेंट सीरीज़ आपके लिए लेकर आ सकूं। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग।